Good morning, dear students. So we are discussing about federalism, chapter number 2. तो इससे पहले जो बेटा हमने 2 लेक्चर किए हैं उनमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म, देयर की फीचर, फिर हमने किया उनके बारे में जो रूलिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बारे में किया, रेजिडेंटरी पावर के बारे में हमने किया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। सो ओपन द बुक, चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म। ओके, तो पेज नंबर 17 पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर 17 पे लेफ्ट साइड में अपना 3rd पैराग्राफ पे आओ। 2nd पैराग्राफ तक तो हमने कर लिया था, रेजिडुअरी पावर तक। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी हो पहले वो वाली वीडियो देखो भाई, फिर आगे कंटिन्यू करना। So we noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to constitutional unit। तो जैसे हमने किया था कि 2 तरह से फेडरेशन होता है। एक तो क्या होता है कमिंग टुगेदर, और एक क्या होता है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, कमिंग टुगेदर में एग्जांपल क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएसए के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो कैसे फॉर्म हुआ। एक इंडिया है, इंडिया में भी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो होल्डिंग पावर वाला फेडरेशन होता है वहाँ पे सेंटर एंड स्टेट की पावर इक्वल नहीं होती, एंड बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है, उसके पास जो पावर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, उसकी सुपरमेसी होती है। ठीक है, क्योंकि अपर लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसी ने रीजनल बेस पे या लैंग्वेज बेस पे क्या किया है, स्टेट्स डिवाइड किए हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो स्टेट्स डिवाइड किए गए हैं वो लैंग्वेज बेस पे किए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि उन स्टेट्स को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ही उनको डिसाइड किया हुआ, तो इसीलिए इक्वल पावर नहीं गिवन है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ स्पेशल स्टेट्स को स्पेशल पावर्स जो हैं वो मिली होती हैं। So thus all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy a special status. So Jammu and Kashmir had its own constitution. तो ये जो बात है अब ख़त्म हो गई है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके अपने फ्लैग थे, क्योंकि वो पहले एक सेपरेट कंट्री बनना चाहते थे, बट बाद में उन्होंने इंडिया में आने के लिए अपना एग्रीमेंट दिया। ठीक है, तो बट उनके पास कुछ स्पेशल पावर थी। ठीक है, उनको स्पेशल पावर्स के साथ इंडिया में ऐड किया गया था, तो वो स्पेशल पावर उनकी कंटिन्यू थी। बट अभी हमने क्या किया, उन पावर्स को ख़त्म कर दिया है। नाउ अब क्या किया, हमने जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक है लद्दाख। ठीक है, so many provisions of the Indian Constitution are not applicable to this state without the approval of state assembly। तो वहाँ पे क्या होता था कि उस टाइम पे कोई भी प्रपोजल है तो वहाँ की स्टेट असेंबली के पास पावर थी, वो उन प्रपोजल्स को अपने स्टेट में अप्लाई करे या ना करे। Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था कि अदर पार्ट ऑफ इंडिया यानी अदर स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते थे। सो सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। यही कुछ प्रोविज़न कुछ अदर स्टेट्स को भी दिए गए हैं। कुछ स्पेशल स्टेटस जो हैं, जैसे नागालैंड को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, कुछ स्पेशल स्टेटस उत्तराखंड के पास भी हैं। तो ये क्या है कि उनके कुछ स्पेशल स्टेटस हैं, उन वो अपने लेवल पे कुछ ऐसे डिसीज़न जो है ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, जम्मू कश्मीर के पास कुछ ज़्यादा थे, उनको वहाँ पे अब ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले जम्मू कश्मीर के पास थे, और भी कई स्टेट्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की ख़त्म हो गई, बाकियों की अभी कंटिन्यू है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। So these are areas which are too small to become an independent state, but which couldn't be merged with any of the existing states। ठीक है, अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इतना लार्ज भी नहीं है, या जिसको कहेंगे इतना उनके पास थोड़ी पावर है। ठीक है, एंड
दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। वो एरिया इतने छोटे हैं कि उनको अलग स्टेट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे मान लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। देखो इंडिया 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज़ में डिवाइड है। यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 28 जो स्टेट्स हैं इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट अलग बनती है, उसका हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 9 जो यूनियन टेरिटरी हैं, इन 9 यूनियन टेरिटरी में 3 ऐसी यूटीज़ हैं जिनके पास क्या है, असेंबली है, जिसमें से कौन है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ पे क्या है, असेंबली भी है, वहाँ पे अलग सरकार बनती है। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है। बट वहाँ पे कुछ ऐसे पावर्स हैं, यानी जितनी पावर हरियाणा के रिगार्डिंग मनोहर लाल खट्टर को है उतनी पावर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मामले में नहीं है, क्योंकि दिल्ली क्या है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। वो एक सेमी स्टेट है। पुडुचेरी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, अपनी असेंबली है, सीएम है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब एक नया आ गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है कि यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। तो इन 3 में क्या है, यूनियन टेरिटरी में असेंबली है, यहाँ पे सीएम बनते हैं, ठीक है। बट इनके पास इन स्टेट्स की तरह फुल इंडिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ के कुछ मामले जो हैं वो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बिहाफ पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो जैसे कि चंडीगढ़ है, बट चंडीगढ़ के अंदर क्या है, वो भी एक यूटी है। अब बाकी जो 6 यूटीज़ बच गई, उन यूटीज़ में क्या है कि सीएम नहीं बनते, वहाँ पे डायरेक्टली जो रूल चलता है वो किसका चलता है, यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे कि चंडीगढ़ है, ठीक है, लद्दाख है जो कि अभी बना है, ठीक है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली, ठीक है, एक है दमन एंड दीव, तो अपने पास क्या है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, दादरा नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, और भी 2 हमारे पास, टोटल 6 अदर हैं। अब इनमें क्या है, अब चंडीगढ़ में कोई सीएम नहीं होता, ठीक है, दादरा नगर हवेली में कोई सीएम नहीं है, ठीक है, दमन एंड दीव में कोई सीएम नहीं है, तो वो ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इसी तरह 2 हमारे पास आइलैंड पार्ट हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। Okay, now come to your book. These areas like Chandigarh और लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हैं, तो ये सारी की सारी यूटीज़, और ये क्या है, स्टेट। बट इनमें क्या है, ये यहाँ पे असेंबली है बट यहाँ पे तो असेंबली है ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक है लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार और है। So these territories do not have the power of a state. The central government has special power in running these areas. तो इन एरियाज को कंट्रोल करने में जो रूल चलेंगे वो किसके चलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। इन एरियाज़ में ये जो 6 आपको बताई है मैंने, इनमें तो कंप्लीट रूल किसका चलता है, यूनियन गवर्नमेंट का। इन एरियाज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। इन एरियाज़ में क्या है, जो पहले वैल्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये क्या है कि इनके बीच में जो पावर शेयरिंग हुई है, यानी स्टेट्स के बीच में। अब कुछ ऐसे एरिया, जैसे मान लो हमने इनको यूटी क्यों बनाया, इनको अलग स्टेट क्यों नहीं बनाया। दिल्ली तो हमारी कैपिटल है बट वो एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट स्टेट भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पूरे इंडिया की कैपिटल है, पार्लियामेंट है, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत पावर जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। इसे बट चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक बिल्कुल छोटा सा एरिया है,
ठीक है। चंडीगढ़ का एरिया 114 स्क्वायर किलोमीटर है, 114 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये चंडीगढ़ में एक शहर है। अब उसको क्या अलग स्टेट बनाए हम, वहाँ पे कैसे इलेक्शन करके सीएम बना लेंगे, चंडीगढ़ का सीएम कोई अलग थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो बट है तो ये एक शहर, देने को हरियाणा पंजाब में से किसी एक पे जा सकता है, पंजाब को दे दो या हरियाणा को दे दो। बट प्रॉब्लम ये है पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है, एक ब्यूटीफुल सिटी है, पंजाब अपनी तरफ लेना चाहता है, हरियाणा अपनी तरफ लेना चाहता है। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको अपने अंडर ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी बना दिया इसको, भाई ना तुम्हारा ना इनका, यहाँ पे रूल हमारा चलेगा। So it is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. अब क्या है कि ये जो सारा चेंज है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट पावर्स हैं, अब पार्लियामेंट अकेले बहुत बड़े चेंजेस नहीं मार पाएगी, ठीक है। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. अगर मान लो किसी स्टेट के रिगार्डिंग कोई फैसला लेना है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए कोई चेंज ऐसा करना है तो पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से वो प्रपोजल पास होना चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स, ठीक है। और अगर मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया, पहले आप पार्लियामेंट में पास करोगे, फिर मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज, ठीक है, आधी से ज़्यादा स्टेट असेंबलीज में पास होना चाहिए। जैसे 28 एंड 3 31 असेंबलीज हैं हमारे पास, ठीक है, तो 16 असेंबलीज में मिनिमम वो पास होना चाहिए स्टेट की, तब जाके वो अप्लाई होगा। The judiciary play an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure. तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक की फीचर ये भी होता है कि एक हाईएस्ट कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसके पास पावर होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करेगा, एक अंपायर की तरह काम करेगा। In case of dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make a decision. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के पास अपने अपने लेवल पे पावर्स हैं, वो टैक्सेस इंक्रीज कर सकते हैं, नए लगा सकते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, फंड चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ से पूरे करेंगे, टैक्सेस से पूरे होंगे। तो स्टेट अगर कुछ चाहे बट अपने लेवल पे, यानी कि अपने अपने स्टेट के अंदर ही वो कुछ टैक्सेस जो हैं लगा सकते हैं। इसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी कुछ टैक्सेस जो है नए लगा सकती है या कुछ पहले वालों में चेंज कर सकती है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आओ अपना नेक्स्ट 19 पेज नंबर पे। सो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड, फेडरलिज्म किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से प्रैक्टिकली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ओके। अब फॉर एग्जांपल जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग में, बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने अपने एरिया में जो कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था लोगों के बीच, उसको सॉल्व करने के हर मेज़र यूज़ किए। तो एक मेज़र तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, उन्होंने 50-50% कर दिया। भाई पूरे बेल्जियम में जब इलेक्शन होगा तो वो जीतने के बाद जो मिनिस्टर्स बनेंगे, मिनिस्टर्स में आधे होंगे डच, आधे होंगे फ्रेंच, ठीक है। फिर असेंबली जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे भी क्या होगा, 50-50 होगा, ठीक है। और एक उन्होंने क्या बनाया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या, फ्रेंच गवर्नमेंट अलग एंड डच गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट। हालांकि वहाँ पे जर्मन सिर्फ 1% ही थे, फिर भी उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट अलग बनाई। अब वो गवर्नमेंट क्या करती, वो अपने कल्चरल, एजुकेशनल
वो जो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब मान लो ज़्यादा पावर फ्रेंच लोगों की हो जाती तो वो फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच सिस्टम को ही प्रमोट करते, डच एंड जर्मन पे इतना ध्यान ना देते। अगर सारी पावर डचेस के पास आ जाती तो वो डच वाले कल्चर पे, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते, फ्रेंच जर्मन पे नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया, तीनों गवर्नमेंट बना दी, यानी कि कोई पॉलिसी है तो उसमें तीनों गवर्नमेंट अप्रूव कर देंगे। अगर उनको लगेगा भाई हमारे कल्चर के लिए कोई नुकसान नहीं है, अप्रूव कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी कि उनको पावर दे दिया, हर कम्युनिटी को पावर दे दिया। इसी तरह इंडिया में भी क्या हुआ है, जो स्टेट्स बने हैं वो स्टेट्स किस बेस पे बने हैं, लैंग्वेज बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे। ठीक है, आप ऑब्जर्व करके देखना, जैसे ही आप हरियाणा से पंजाब एंटर करोगे आपको सब कुछ बदला बदला नज़र आएगा, यानी बॉर्डर बदलते ही बदला बदला नज़र आएगा। हरियाणा में जब तक थे लोग हरियाणवी बोल रहे थे या हरियाणवी से कोई जुड़ी हुई लैंग्वेज बोल रहे थे, जैसे ही आप पंजाब में एंटर किए लोग पंजाबी बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो जो लकीर खींची थी हरियाणा पंजाब के बीच में, वो कोई ऐसे घर बैठ के लाइन नहीं लगी थी, प्रॉपर कमेटी बनती है, सर्वे होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, फिर डिसाइड होता है भाई यहाँ तक पंजाबी कल्चर है, यहाँ तक हरियाणवी कल्चर है, वहाँ उसको डिवाइडेशन किया गया था। ठीक है, या जो एरियाज़ थे या टेरिटरीज थे उसको असाइन किया। तो आप ऐसे नोट करना, आप हरियाणा से उत्तर प्रदेश में एंटर करो, उत्तर प्रदेश में एंटर करोगे वहाँ भाषा बदल जाएगी। ठीक है, आप हरियाणा से हिमाचल एंटर करो, हिमाचली आ जाएगी, हिमाचली लैंग्वेज। हिमाचल से जम्मू कश्मीर में एंटर करो, कश्मीरी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूपी से बिहार चले जाते हो तो बिहार वालों की जो भोजपुरी है या मगधी है वो लैंग्वेज आ जाएगी। बंगाल चले जाओ बंगाली, आसाम में चले जाओ असमी। ठीक है, तो हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमने भाषा के आधार पे स्टेट्स को डिवाइड किया है। ठीक है, अदरवाइज हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, ये तीनों पहले पंजाबी थे, पंजाब का पार्ट होते थे। ठीक है, बट क्या हुआ 1966 तक हरियाणा और पंजाब वाले हिस्सों के जो लोग थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि वो पंजाबी बोलते थे, ये हरियाणवी बोलते थे। गवर्नमेंट में ज़्यादा दबदबा था पंजाबियों का, हरियाणवियों को लग रहा था हमारी वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट में उतनी नहीं है, तो उनको लगा भाई जब तक हमारा अलग स्टेट नहीं बनेगा हमारे कल्चर की वैल्यू नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, हमारा स्टेट अलग होना चाहिए। तो 1966 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया। ठीक है, और उसी टाइम पे सारे पहाड़ी इलाकों को हिमाचल बना दिया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट बना दिया। तो इसी तरह पूरा इंडिया जो है 1947 में कुछ अलग सिनेरियो था, आज कुछ अलग सिनेरियो है। तो आप आओ पेज नंबर 19 पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, देखो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजनल हैं, ओके, आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की कामयाबी के लिए वो ज़रूरी भी हैं, बट कई बार क्या होते हैं, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, वो पूरे नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ठीक है, अगर आज हमारा फेडरल सिस्टम कामयाब है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कामयाब है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन हो गई इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय नहीं लिखी गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें तो बाद में आई हैं। सो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो मेन जो इसके पीछे रहता है वो क्या है, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी लोगों पे आधारित पॉलिटिक्स जो होती है। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम अ शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। सो क्या होता है कि दिस एंश्योर्ड, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है जो कि क्या करता है, फेडरलिज्म के स्पिरिट को इंश्योर करता है, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखता है, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करता है, लोग मिल के रहना चाहते हैं।
सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। तो अब हम देखते हैं कुछ वो तरीके इतिहास में वो बीते हुए लम्हे जिसने कि क्या किया, फेडरलिज्म को और मजबूत किया। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। पहले क्या आएगा? लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अभी मैंने आपको सारी कहानी बताई है कि इंडिया में जो स्टेट्स डिवाइडेड हैं वो किस बेस पे डिवाइडेड हैं, वो हैं लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, आपको हर एरिया में अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, बट आप एक चीज़ ये भी पाओगे कि जो आप जिस स्टेट में गए हो वहाँ के मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सेम लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, आप कर्नाटका चले जाओ, आपको मैक्सिमम लोग कन्नड़ बोलते मिलेंगे। केरला चले जाओ, मलयालम बोलेंगे। तमिलनाडु में जाओ, तमिल बोलेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। गुजरात में गुजराती है। क्लियर? राजस्थान में एक राजस्थानी लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा है तो हिंदी की तरह ही, बट उनके जो शब्द हैं वो अलग तरीके से बोले जाते हैं। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती हैं। ठीक है, पंजाब में पंजाबी है। तो इस तरह से अब पंजाब में आप जाओ, पंजाब में आपको हिंदी बोलने वाले लोग नाम मात्र ही मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे आपको सब पंजाबी बोलते दिखेंगे। क्लियर? So come to point, the creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006. अब आप इंडिया का अगर मैप देखोगे, आप व्यू देखोगे, तो आप पाओगे कि जो हमारी एक डेमोक्रेसी है इंडिया की, जो 1947 में स्टार्ट हुआ था और आज, ठीक है, जब हम 2020 में पहुंच चुके हैं, आज का सिनेरियो और 1947 के सिनेरियो में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें अलग अलग मैप हैं, जैसे 2006 का दिया है। So you will be surprised by extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. आप अगर 1947 का मैप अगर देखोगे तो वो मैप और आज का जो इंडिया का मैप है completely चेंज है। शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो सेम हो, अदरवाइज बिल्कुल सेम नहीं है। आप देखो पेज नंबर 18 पे आपको 1947 का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 1947 वाला जो मैप है, अब पहले तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों एक ही कंट्री थे, इंडिया। ठीक है, 47 में क्या हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए। उस समय बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था। ये था वेस्टर्न पाकिस्तान इस साइड वाला और ये था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, बट ये बंगाली थे, ये पंजाबी, सिंधी और बलूची थे, तो पावर ज़्यादा इनकी थी वेस्टर्न वालों की। इस वजह से जो बंगाली पाकिस्तान के लोग थे वो इनसे एग्री नहीं करते थे। तो फाइनली 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था उसने पाकिस्तान से हटके अपने आप को बांग्लादेश बना लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग कंट्री बन गए, ये पाकिस्तान, वो बांग्लादेश। अब आप इंडियन मैप में देखो, इंडियन मैप में आप देखो ऊपर पंजाब है, फिर उसके बाद नीचे ऊपर कश्मीर है, फिर पंजाब है, नीचे राजस्थान वाले एरिया में राजपूताना है, क्योंकि पहले इसको राजपूताना कहते थे, ज़्यादातर यहाँ पे राजपूत कौम के लोग थे। उत्तर प्रदेश वाले एरिया में यूनाइटेड प्रोविंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। बिहार, बंगाल, असम वाले एरिया में देखो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट असम में है, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, बट पहले इनमें लगभग जो थे वो आसाम में थे। ये मणिपुर है, नागालैंड है, ये असम से अलग हुए। ओके, और बीच में सेंट्रल प्रोविंस है जहाँ पे आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से हैं। उससे ऊपर सेंट्रल इंडिया है, नीचे हैदराबाद है। जो आज तेलंगाना है, ये पहले हैदराबाद नाम से एक बहुत बड़ी रियासत होती थी। ठीक है, उससे नीचे मैसूर है। मैसूर
कर्नाटका का आधा हिस्सा लगभग पहले मैसूर में आता था। नीचे त्रावणकोर लिखा है। ये बड़ी बड़ी रियासतें थी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, नीचे आप देखो मद्रास आपको दिखेगा, बहुत बड़ा स्टेट। जैसे आप देखो यहाँ पे अब यहाँ पे एक रियासत थी त्रावणकोर, और बाकी यहाँ से ये सारा एरिया जो था इसको कहा जाता था मद्रास। मद्रास में आंध्र प्रदेश भी आ गया, मद्रास में तमिलनाडु में आ गया, कुछ हिस्से कर्नाटका के भी आ गए, कुछ हिस्से तमिलनाडु के भी आ गए, ठीक है। अब ये जो, और यहाँ पे बहुत से, जैसे यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल प्रोविंस है, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है, और छोटे छोटे राज्य थे। ये 1947 की कहानी है, ठीक है। तो कहानी बिगड़ी थी यहाँ से। अब मद्रास में ये वाले जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ के लोग बोलते थे तेलुगु, और नीचे वाले मद्रास के लोग बोलते थे तमिल, ठीक है। तमिल, यहाँ वाले मलयालम, यहाँ वाले कन्नड़। तो वो गई, ये तेलुगु वाले एरिया के लोग उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई हम अलग स्टेट चाहते हैं, हमारा अलग स्टेट होना चाहिए आंध्र प्रदेश के नाम से, ठीक है। कब डिमांड किया उन्होंने, ये डिमांड इनकी आई 1953 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पे एक अनशन किया पोटीश्री रामुल्लू नाम के पर्सन ने, और 56 डेज़ तक वो भूख हड़ताल में बैठा रहा, पर 56 डेज़ के बाद उसकी मौत हो गई। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर प्रोटेस्ट बढ़ गया, तो इस एरिया को आंध्र प्रदेश के नाम से स्टेट बना दिया, और हैदराबाद भी इसी में आंध्र प्रदेश में मर्ज हो गया, नीचे वाला तमिलनाडु। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेट, जिसको रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी, ठीक है। फजल अली नाम के पर्सन उसके हेड थे। उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे किया, उन्होंने देखा भाई कहाँ किस तरह से स्टेट बनने चाहिए। तो उन्हीं की सिफारिश पे फिर क्या हुआ था, स्टेट बने थे लैंग्वेज बेस पे अलग अलग, ठीक है। तो मेन अपने पॉइंट पे आओ, पेज नंबर 19 पे राइट हैंड साइड में फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन। So you will be surprised by extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of states have been changed. आप देखो बहुत सारे जो नाम हैं वो बदल चुके हैं, बाउंड्रीज बदल चुकी हैं, ठीक है, और बहुत मेजर चेंजेस हैं। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. So this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. तो 1947 में क्या हुआ कि जो पहले स्टेट्स थे, छोटी छोटी रियासतें जो थी, उनको कई रियासतों को मिला के एक स्टेट बना दिया, और कोशिश ये रखी भाई जो सेम सी लैंग्वेज के लोग हैं उनका एक स्टेट बन जाए, ठीक है। बट उस टाइम पे हम नए इंडिपेंडेंट हुए थे, इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, और जल्दी में काम कर रहे थे, तो जैसा भी पॉसिबल हुआ वो काम किया। So some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। पर उस टाइम पे सब स्टेट भी लैंग्वेज बेस पे नहीं बने थे, कुछ जियोग्राफिकल बेस पे भी बने हुए, जैसे इतना एरिया ये हो गया, इतना एरिया ये हो गया, ठीक है। These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. But 1947 में जब एक बार स्टेट बन गए, जैसे नागालैंड, मणिपुर ये आसाम में ही ऐड थे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही आता था, ठीक है। तो उस टाइम पे डिमांड तो किया, बट उन्होंने क्या किया, उसको अलग नहीं किया। और जब बाद में डिमांड आने लगी डिफरेंट एरिया के लोगों से, भाई हमारा स्टेट अलग होना चाहिए, हमारा स्टेट अलग होना चाहिए, हम ये लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा ये लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का एरिया अलग होना चाहिए। तो नेशनल लीडर्स को लगा कि अगर ऐसे सबके छोटे छोटे स्टेट बना देंगे तो इससे तो कंट्री में क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, कंट्री में यूनिटी नहीं बन पाएगी, टूट जाएगी कंट्री।
सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। तो शुरू में गवर्नमेंट को लगा भाई ये पॉलिसी तो ठीक नहीं है, भाई लैंग्वेज बेस पे स्टेट नहीं बनने चाहिए। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। बट बाद में हमने ये पाया कि लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाना ज़्यादा सही है और इससे लोगों में यूनिटी भी बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो एक एरिया में सेम लोग रहते हैं, सेम लैंग्वेज है, अब रिलीजन मैटर नहीं करता। हरियाणा में अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है, तो लगभग सभी का जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी ही है। पंजाब में चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब पंजाबी बोलते हैं। तो सेम लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन इजी होता है, लीडर्स के लिए कम्युनिकेशन करना इजी है, तो जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।